जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि यूजीसी फर्स्ट पेपर को हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं और प्रीवियस की क्लास में हमने देखा जो हमारा फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट है, उसमें हमने प्रीवियस के टॉपिक में काफी टॉपिक करवा दिए हैं। आज जो टॉपिक हम कराने वाले हैं वो है शिक्षण के स्तर, जिसको हम फेजेज और स्टेजेस ऑफ टीचिंग कहते हैं। आपने अभी तक जो है टीचिंग की जो अवधारणा से लेके जो टीचिंग के लेबल हैं, फिर ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गया है ना, टाइप्स ऑफ टीचिंग हो गया, इन सब में आपने एक चीज तो समझ लिया होगा कि टीचिंग जो है बहुत ही, अगर कहें कि जो शिक्षण पद्धति है वो बहुत सरल तरीका नहीं है। बहुत ही प्लानिंग के साथ एक जो शिक्षण होता है उसको कक्षा कक्ष में आके बच्चों के साथ अंतः क्रिया करना पड़ता है। तो ऐसे में इसके लिए जैसे हमने प्रीवियस की क्लास में देखा कि जो शिक्षक होता है उसको स्वनियंत्रित भाव से किस तरीके से अपने व्यवहार को नियंत्रण में लाने के लिए क्लास में आने से पूर्व आपने देखा था कि किस तरीके से हमने जनरल गाइडलाइंस देखा कि सामान्य नियम भी, मनोवैज्ञानिक नियम भी, यानी उस पर कुछ सिद्धांत लागू होते हैं। वैसे ही जब एक शिक्षक क्लास में आता है, क्लास में आने से लेके क्लास से जाने तक जो उसका प्रोसेस होता है उसको हम स्टेजेस में बांट के देखते हैं। अब इसमें आपको 3 स्टेजेस देखने को मिलेंगे। शिक्षण के स्तर में जो पहला आपका होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कि ये जो स्टेज है ये है पूर्व क्रिया अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था को हम प्लानिंग स्टेज कहते हैं, प्री एक्टिव फेज, और इसी को नियोजन कक्षा भी कहते हैं। यानी एक जो शिक्षक है शिक्षार्थी से अंतःक्रिया स्थापित करने से पूर्व जो अपनी तैयारी करता है, यानी क्लास में आने से पूर्व, ये क्लास में आया नहीं है बल्कि क्लास में आने से पूर्व जो उसकी टेक्निक होती है, जो तैयारी होती है, प्रिपेयर्डनेस होती है कि कैसे हमको क्लास में जाके बच्चों को प्रभावशाली ढंग से शिक्षित करना है, चीजों को पढ़ाना है, उसके लिए जो तैयारी करता है वो उसका पूर्व क्रिया अवस्था कहलाता, प्री एक्टिव स्टेज कहलाता है। सेकेंड जो है इसमें है आपका जैक्सन ने ये 3 टाइप में माना था, और यहाँ पे देखिए जो तीसरा ये है वो है अंतः क्रिया अवस्था, इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव फेज को हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो प्लानिंग स्टेज है, यानी नियोजन की अवस्था के बाद हमें चीजों को अप्लाइड फॉर्म में नियोजित ढंग से बच्चों के सामने जाके प्रस्तुत कैसे करना है, जो कि आपके ये इंटरेक्टिव फेज में होता है, जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज कहते हैं। यानी जो हमने प्री एक्टिव फेज में तैयारी की थी, अभी यहाँ पे आके बच्चों को जो एक्सप्लेन करना है वो, जिसको हम कहेंगे कि ये सक्रिय चरण होता है, यही एक्चुअल में क्रियान्वयन का चरण होता है, यही जो है प्रभावपूर्ण चरण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरेक्टिव फेज कहते हैं। और जो थर्ड पोर्शन में देखें, यहाँ थर्ड पार्ट में देखें इसके, यानी जो इसका तीसरा चरण है वो है उत्तर क्रिया अवस्था, जिसको हम पोस्ट एक्टिव फेज कहते हैं। पोस्ट एक्टिव फेज जिसको हम कहते हैं मूल्यांकन चरण या जो इवेल्युएशन होता है उसका पीरियड होता है। तो कुल मिला के हमने 3 टाइप में स्टेजेस को डिवाइड कर लिया। प्लानिंग स्टेज यानी नियोजित चरण, नियोजित के बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, जिसको हम इंटरेक्टिव में अंतःक्रिया में देखते हैं। और थर्ड में जब हम सारी चीजों को पढ़ा वगैरह लेते हैं तो एक होता है मूल्यांकन का चरण, जिसको हम उत्तर क्रिया पोस्ट एक्टिव फेज कहते हैं। अब इसी चरण में आपको देखना है कि जब एक शिक्षक जो शिक्षार्थी से अंतःक्रिया करने के लिए शिक्षा शिक्षण के दौरान जो आता है, उससे पहले वो अपने किस तरीके से लेसन प्लान से लेके अपने को व्यवस्थित ढंग से कैसे प्रस्तुत करना है, उसके लिए कुछ यहाँ पे रणनीति को अपनाता है। जैसे पूर्व क्रियावस्था यानी क्लास में आने से पूर्व, ये एज ए एग्जाम्पल हम बताते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमें आज क्लास लेना था आप लोगों का कौन सा? स्टेजेस ऑफ टीचिंग का, यानी जितने भी शिक्षण के स्तर हैं, यानी फेजेज ऑफ टीचिंग, हमें जो है शिक्षण की कार्य अवस्थाओं को पढ़ाना था। तो हमने क्या किया, क्लास में आने से पूर्व हमने देखा कि क्या प्रीवियस जो पीवाईक्यू है, जो एनटीए ने क्वेश्चन पूछा क्या यहाँ से आता है, तो हाँ क्वेश्चन आता है, मैंने देखा। फिर हमने कुछ रेफरेंस सोर्स को, जैसे मदान हो गया, केबीएस मदान हो गया, दृष्टि हो गया, कुछ साइट हुआ, उन सबको यूज किया कि हाँ यहाँ से हमको ये रिसोर्स मिल सकते हैं इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। फिर मैंने क्या किया, उसको
प्लान्ड वे में उसको क्या किया कि लेसन प्लान बनाया कि इसके बाद ये हमें ऐसे क्रमवार पढ़ाना है। तो ये सब तो ये क्लास में आने के बाद तो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये तो मेरा सक्रिय चरण है। इसके पहले भी हम निष्क्रिय नहीं थे, यानी क्लास में आने से पूर्व भी हमने पूरी प्रिपरेशन की है, फिर आके यहाँ पे प्रेजेंट कर पा रहे हैं। सेम चीज एक टीचर के साथ होता है, एक शिक्षक के साथ होता है। वो आपको जो क्लास में दिखता है, क्लास में तो आप देखिए कि बहुत ही लिमिटेड टाइम रहता है, उसको 20 मिनट दिया जाए या 25 मिनट। उस 20 या 25 मिनट में अगर बच्चों में 60 बच्चे भी क्लास में हैं, तो कभी उसको निगाह अपने बोर्ड पे रखना होता है, कभी उन 60 बच्चों पे निगाह, अलग अलग उनकी एक्टिविटी पे निगाह रखना होता है। तो कितनी तेजी से वहां क्लासरूम में घटनाएं घटित होती रहती है। तो ऐसे में उन सारी चीजों से कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत बड़ी बात होती है। तो क्लास में आने से पूर्व जो है, जैसे एक मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आज मुझे ये स्टेजेस ऑफ टीचिंग इसलिए कराना है क्योंकि इससे एनटीए क्वेश्चन पूछता है, हमारे 2 महीने में एग्जाम है। तो हमने पहले शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण किया कि जो हमें टीचिंग में जो टॉपिक टीच करना है उसके ऑब्जेक्टिव क्या, किस उद्देश्य से हम बच्चों से बात करने जा रहे हैं, उन्हें पढ़ाने जा रहे हैं। पहले एक ऑब्जेक्टिव निर्धारित होता है, फिर उस उद्देश्य को लेके हम पाठ्य वस्तु का चुनाव करते हैं कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। जब हमने पाठ्य वस्तु में कि ये चीजें पढ़ानी, इस रिसोर्स से अलग अलग स्रोतों से हमें चीजों को कलेक्ट करना है, फिर उनको भागों की क्रमबद्धता, उनको भागों में उसको क्या करना है, क्रमवार डिवाइड कर देना है। इसके बाद शिक्षण की व्यूह रचना में एक चीज आपने देखा होगा कि हर एक जगह पे पढ़ाई का पैटर्न अलग अलग होता है, यानी बच्चों का क्या स्तर है, जिनको हम जो चीज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आपको लेवल ऑफ टीचिंग करा रहे हैं, तो एक चीज है कि लेवल ऑफ टीचिंग नहीं, यहाँ फेजेज ऑफ टीचिंग। तो आपने देखा होगा कि कई और ऐसे टॉपिक है जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से, जो बीएड में है काफी डेप्थ में है, सीटेट में आप देखें कुछ अलग टॉपिक है, और आपके एनटीए जो कुछ मतलब ऐसे टॉपिक है जिनसे बार बार रिपीट करता क्वेश्चन, वो अलग है। मतलब एक ही टॉपिक हर एक जगहों पे आप देखेंगे अलग अलग कोर्स के लिए अलग तरीके से डिजाइन हो सकता है, कहीं पे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहीं लेस इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करना होता है। तो हमने क्या देखना है कि उनके अकॉर्डिंग जो बच्चा सामने बैठने वाला है उसका क्या मतलब, एक तरीके से उसकी योग्यता क्या, उसकी क्षमता कितनी है, मेरी क्षमता क्या है, क्या ये चीजें उसके लिए सुटेबल है। तो एक पूरा व्यू रचा जाता है कि हाँ, जिस बच्चे से हम बात करने जा रहे हैं, जिसको पढ़ाने जा रहे हैं, उसकी क्या क्षमता है, मेरी क्या है, और हमारा डिमांड जो हमारी क्लास का वो डिमांड क्या है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते एक व्यू रच के वो शिक्षण पद्धति को एक शिक्षार्थी से कन्वर्सेशन के दौरान उस चीज को शेयर करता है। अब यहाँ पे देखिए शिक्षण युक्तियों का चुनाव, जब हम क्लास कक्षा कक्ष में पढ़ाने जाते हैं तो आपने देखा होगी जो बच्चे होते हैं उनसे जब बातचीत के दौरान आप कई सामग्रियों का प्रयोग करके, जैसे चार्ट वगैरह बना के, मानचित्र से, या आप कह सकते हैं कि दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके इस तरीके से क्लास को बहुत ही प्रेजेंटेबल बना सकते हैं जिनसे उन्हें समझ में आए। तो यही चीज कहा जाता है कि प्री एक्टिव फेज में कौन सी शिक्षण युक्तियों का हम इस्तेमाल करके टॉपिक को बच्चों को समझाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कोई भूगोल का एक विषय है, आपको वर्ल्ड मैपिंग से कुछ चीजें बतानी है, तो आप कोई शिक्षण सामग्री ऐसा ले जाके प्रस्तुत करें जिससे उस बच्चे को वो कौन सा लोकेशन है, कहाँ पे क्या चीजें जानी है, वो आराम से जान सकता है। तो ये चीजें जो है उसको बच्चों को क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आता है इंटरेक्टिव फेज। ये तो हमारा पूर्व क्रियावस्था है, कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही इतना आपने प्रिपेयर किया, आप क्लास में एंट्री कर गए। अब जैसे ही एक टीचर, जैसे मान लीजिए कि एक टीचर है वो क्लास में एंट्री करता है और क्लास में एंट्री करने के दौरान उसको 60 बच्चे दिख रहे हैं, और जैसे ही वो क्लास में एंट्री किया उसके खुद के अनुभव होंगे, यानी आप देखिए कक्षे के आकार की अनुभूति होगी कि क्लास में 60 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे हैं, जस्ट हो गया वो, मतलब तुरंत वो फील किया कि इतने बच्चे हैं। अब यहाँ पे आपने देखना है कि आपने अनुभूति किया कुछ कक्षा में बच्चों के प्रति, तो बच्चों ने भी आपको देख के कि आपका जो एक तरीके से जेस्चर है, अपीयरेंस है, जैसे आप गए कि हंसमुख है, बहुत ही ज्यादा आप कठोर स्वभाव वाले दिख रहे हैं, तो आपने जैसे बच्चों के प्रति रियलाइज किया, बच्चे ने भी आपके प्रति वैसा कुछ रियलाइज किया। सबसे पहले तो अंतःक्रिया आपके कक्षा के साथ हो गया। फिर क्या होगा कि बच्चों का जो निदान यानी समस्या है, आपने देखना है कि वहां पे जो बच्चे बैठे हैं क्या सारे एक ही लेवल के, एक लेवल के होते नहीं है। कुछ बच्चे उसमें होते हैं कि बहुत ही बदमाश प्रकृति के होते हैं, कुछ बहुत अच्छे प्रकृति के हो गए, मतलब आपको देखना है कि कुछ बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, बौद्धिक वाले हैं,
कुछ मतलब कि एक तरीके से देखे मानसिक स्तर पे कमजोर हैं, आपको जैसे ही कक्षा कक्ष में प्रवेश करना, उनसे अंतःक्रिया स्थापित करने के दौरान उनके हाव भाव संचालन से बहुत चीजों को समझना है। तो ये आपका क्लास में इंटर करने के बाद का ये पूरा होता है। इसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया होगी। आपने बच्चों को जानने के लिए या बच्चे आपको जान पाए, इनके लिए आपको कुछ क्वेश्चन रेज कर देना है ना, बच्चों से मौखिक प्रश्न पूछ लेना है। अब क्या होगा कि बच्चे से जब आप अंतःक्रिया स्थापित करने लगेंगे तो वो सहज भाव से आपसे घुल मिल पाएंगे और आप भी उनके लेवल को चेक कर पाएंगे, अपने लेवल को, कि हमें कि बच्चों के स्तर तक किस तरीके से आना है। अब इसी में आपने देखना है, एक चार्ट है, कक्षा शिक्षण प्रक्रिया अंतःक्रिया विश्लेषण। एक तो होता है कि आप वर्बल इंटरेक्शन बोल के कर सकते हैं, दूसरा है अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया, जिसमें बिना बोले भी चीजों को किया जा सकता है। अब जैसे ही आप गए बच्चों के साथ, शिक्षक जो है अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए छात्र से कन्वर्सेशन करने लगा, उसने कुछ क्वेश्चन पूछा और जैसे उसने इमिटेट किया, चीजों को बोला और बच्चों ने जैसा आ रहा है रिस्पॉन्स किए। अब ये क्या होता है कि इससे क्या होता है, क्लास में सहजता आ जाती है। साथ ही साथ आपने प्रीवियस में क्या पढ़ाया बच्चों से वो पूछ लिया, है ना। तो ऐसे करके एक सहज भाव में पूरा क्लासरूम का एक माहौल हो जाता है। तो ये चीजें यहाँ पे आप चार्ट के थ्रू, कार्य के समय, कार्य के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि अशाब्दिक अंतःक्रिया में कुछ ऐसे भी होता है कि जब आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उस समय भी पूछ रहे हैं, फिर क्लास नहीं चल रहा आप उसमें भी, एक होता है कि बिना बोले भी आपका कम्युनिकेशन हो जा रहा है ना, तो वो भी एक तरीका होता है। तो ये जो आपका है अंतःक्रिया अवस्था में आपने अनुभूति किया, उनको सारे बच्चों को समझने का जो है प्रयास किया, साथ ही साथ आपने क्रिया प्रतिक्रिया के तहत क्वेश्चन पूछा, बच्चों ने रिस्पांस किया। अब बच्चों ने, आपने क्रिया किया, बच्चों ने रिस्पांस किया, तो इसमें एक चीज होता है कि आपने एक चीज देखना है कि पृष्ठ पेशर और पुनर्बलन, फीडबैक एंड री-इन्फोर्समेंट देना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे आपकी क्लास में बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं कि रेडीनेस, तत्परता के साथ आपको सुने, जाने, मोटिवेटेड रहे। उसके लिए एक तो सकारात्मक पुनर्बलन होता है, एक नकारात्मक होता है, यानी बच्चे आपकी क्लास में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहे, इंटरेस्ट आए उनके लिए। तो जो बच्चा अच्छा बता रहा है उसको शाबाशी दे, है ना, उसको इसकी प्रशंसा करें कि आप और अच्छा करें, और जो नहीं करा उसको डांटे भी, ताकि क्लासरूम का एक इन्वायरमेंट जो है वो संतुलन स्थिति में रहे। उसको दंड भी दे, डांट भी दे। तो ये होता है कि ताकि आप वो दूसरा जो बच्चा मतलब उस तरीके से नहीं आ रहा है वो सुधार करके आए, उसका भी मतलब, और बच्चों के साथ अगर देखें तो वो भी सुधार में हो। तो ये हो गया इस तरीके से पृष्ठ पेशर और पुनर्बलन। फिर युक्ति का प्रयोग में आपने देखना है कि जब बच्चों को पढ़ाना है, आपने अब जैसे क्लास में इंटर किया, आपने पूरा तैयारी किया हुआ है कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ाना, पूरा बना के लाए। सबसे पहले आप सहज भाव से गए, पूरे क्लास का माहौल क्रिएट किया, बच्चों को समझा, कुछ बच्चों को शाबाशी दी, कुछ को डांटा। अब पूरी क्लास में आप कहेंगे एक बैलेंस्ड अप्रोच आपने अपना लिया, संतुलन की स्थिति आ गई। उस समय आपको देखना है कि साथ में कौन सी युक्तियों को आप प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके से आपको प्रेजेंटेबल बना रहे हैं, और उसी समय ये भी चेक कर लेना है आपको कि जो बच्चे हैं उसमें कौन सी अभिवृत्ति का बच्चा है, किसकी अभिक्षमता कितनी है, किसकी योग्यता कितनी है, वो बातचीत के दौरान ही पता चल जाता है। तो मतलब सब मिला के हम ये कहें कि जो ये सक्रिय क्रियान्वयन फेज है, प्रभाव चरण है, इसमें बहुत ही इंटरेक्टिव होना पड़ता है आपको, बहुत ही कम समय होता है उसमें, बहुत एक्टिव फेज में आपको बच्चों से, जो लर्नर है आपके, उनसे कनेक्ट होना पड़ता है। तो ये सेकंड फेज में होता है। अब फिर यहाँ पे जब आपने पूरे क्लासरूम में आपने प्रेजेंटेशन दे दिए, सब कुछ कर लिया, तो लास्ट वाला जो आता है ये उत्तर क्रियावस्था, पोस्ट एक्टिव फेज। अब आपने जो पढ़ाया है ये सब कुछ डिपेंड तब करेगा, आपके उद्देश्यों की प्राप्ति तभी होगी जब जिस चीज को, जिस टॉपिक को लेके गए थे, बच्चों को आपने पढ़ाया, बच्चों से पूछा थर्ड राउंड में मूल्यांकन में, तो आपने जब पूछा ये कह सकते हैं कि पोस्ट एक्टिव फेज में, और उन्होंने सच में बहुत अच्छे से जो है उत्तर दिया, तो आप संतुष्ट हो सकते हैं कि आपका जो शिक्षार्थी के प्रति जो शिक्षण प्रक्रिया था वो संतुष्टिदायक था, क्योंकि आपने जो बताने की कोशिश की वो उसमें आप सफल रहे, क्योंकि बच्चे को जो है आप जो समझाना चाहते थे वो बच्चे ने समझ लिया। तो ये आपका पोस्ट एक्टिव फेज में मूल्यांकन चरण में होगा। इससे आप बच्चे को इवेलुएट कर सकते हैं, अब जो आपने टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, मौखिक कर सकते हैं क्वेश्चन, प्रश्नोत्तरी सीरीज में कर सकते हैं, मिलान से क्वेश्चन कर सकते हैं, या कोई भी आपके पूछने का अलग अलग तरीके से तरीका हो सकता है। तो आपकी जो शिक्षण पद्धति है तभी सफल मानी जाएगी जब आपने जो उद्देश्य लेके आप एंट्री किए थे क्लास में, उस उद्देश्य की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब जो व्यवहार में परिवर्तन आप बच्चे के चाहते थे, उस जो विषय वस्तु है उसके प्रति चाहते थे कि उसको वो समझ में आ जाए, वो आ जाएगा
जब वो मूल्यांकन के तहत आपके उस जो प्रश्न है उसका उत्तर देगा। तो कुल मिला के जैक्सन के अकॉर्डिंग 3 फेज में हमने बांटा था। तो ये फेजेज आर स्टेजेज ऑफ टीचिंग है। इस तरीके से आप काफी कुछ जो है स्टेजेज ऑफ टीचिंग समझ गए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि इतने क्लासेज आपने ले ली होगी, टीचिंग के बारे में आपको बहुत अच्छी समझ होती चली जा रही होगी। हम लास्ट में जब हमारा पहला यूनिट खत्म होगा तभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे जो प्रीवियस में एनटीए ने क्वेश्चन पूछा है। और प्लीज आप लोगों का सपोर्ट जरूर चैनल को चाहिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है इन वीडियोज को पहुंचाएं। अभी हम लोगों को बहुत सारे यूनिट कवर करने, टाइम बहुत कम है ना। 16 जून को डिक्लेयर्ड है एग्जाम, तो बहुत ही ज्यादा कम समय है। तो आप लोग बहुत ही एक्टिव फेज में आके चीजों को लर्न करते रहे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हिंदी और प्राइड अपना टेलीग्राम है, वहां से जुड़ जाए। जो है लिंक इसलिए हमने कहा है कि लिंक से जुड़ जाए क्योंकि जो आपका ये नोट्स है वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।